वीडियो देख ली थी हमने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं की पहली वीडियो देख चुके थे हम। अब सेकंड वीडियो इसकी सेकंड पार्ट इसका लेके आ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में कौन सा क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं? हम करते हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पत्तन या बंदरगाह व उनमें वहाँ से परिवहन होने वाली वस्तुएं नाम बताना है कि वहाँ से कौन से बंदरगाह से कौन सी वस्तु परिवहन होती है। तो सबसे पहले पड़ता है कांडला। तो कांडला पड़ता है गुजरात में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब गुजरात में स्थित है और यहाँ से क्या निर्यात होता है, क्या आयात होता है, देखते हैं। तो यहाँ से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, नमक और कपास, सीमेंट, चीनी, खाद्य तेल का परिवहन होता है। परिवहन का मतलब ये है कि निर्यात भी करते हैं और आयात भी करते हैं। अब आता है मुंबई। तो मुंबई जो बंदरगाह है वो क्या है? मुंबई यहाँ एक प्राकृतिक पोताश्रय है, अर्थात प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि इस मुंबई में सबसे ज़्यादा आयात निर्यात होता है मुंबई बंदरगाह पर। और यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद तथा शुष्क माल का भी परिवहन होता है। शुष्क माल क्या होता है? जो कि बिल्कुल सूखा हुआ माल, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब न्हावा सेवा को देखो। तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए न्हावा सेवा बंदरगाह बनाया गया। ये भी कहाँ है? मुंबई में ही है। मुंबई पश्चिम तट पर स्थित है और बंदरगाह विकसित किया गया है। ये विकसित किया गया क्यों किया गया? मुंबई के भार को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया। यहाँ भारत का आधुनिक बंदरगाह है, भारत का आधुनिक बंदरगाह है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया। अर्थात न्हावा सेवा का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसे विकसित किया गया है। मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मरमू गोवा को देखते। तो मरमू गोवा नाम से ही आ रहा है, मरमू गोवा। तो ये गोवा में स्थित है। तो ये बंदरगाह गोवा में स्थित है। यहाँ से मुख्यतः लोहा अयस्क के निर्यात करते हैं हम। यहाँ से मरमू गोवा से सिर्फ और सिर्फ क्या निर्यात करते हैं? लोहा निर्यात करते हैं हम। अब न्यू मंगलुरु आता है। मंगलुरु शहर है, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस पत्तन से उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल, ग्रेनाइट पत्थर, सीरा तथा सामान्य माल का परिवहन होता है। परिवहन का मतलब समझ जाना, आयात निर्यात दोनों हो रहा है। तो न्यू मंगलुरु में आप याद रखना तो कि उर्वरक, पेट्रोलियम, खाद्य तेल आदि का परिवहन होता है। अब आता है कोची। कोची पड़ता है केरल में। कोची पड़ता है केरल में। तो यहाँ केरल में स्थित है, यहाँ केरल में स्थित है। इससे पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और कच्चा माल का व्यापार होता है। कच्चे माल का व्यापार होता है। देखो तीन में क्या है? पेट्रोलियम, उर्वरक, पेट्रोलियम, उर्वरक, पेट्रोलियम, उर्वरक है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंदरगाह पतन में अंतर। कि बंदरगाह क्या होता है और पतन क्या होता है, देख लेते हैं। बंदरगाह और पतन दोनों को देखना है तो समझना, बहुत ही अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन आ जाता है। जलयानों व जहाज़ों के तट पर आने जाने, ठहरने, विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं जलयान जहाज जिस तट पर आते जाते हैं, ठहरते हैं या विश्राम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। अब पतन क्या है? समुद्री तट का वहाँ अंतःस्थल जहाँ जहाज में माल लादने व उतारने का कार्य होता है, पतन कहलाता है। अर्थात जहाँ पर ठहरते हैं, रुकते हैं, विश्राम करते हैं, आने जाने का स्थान क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। लेकिन जहाँ पर हम जहाज़ों पर अंतःस्थल मतलब स्थल के अंदर, स्थल के अंदर अर्थात पानी से थोड़ा सा और ऊपर आकर के जहाँ से हम जहाज़ों में माल लादते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम पतन। बंदरगाह पर सामान्य सुविधाएं ही होती है। जो बंदरगाह होते हैं ना, उस पर क्या होती है? नॉर्मल सुविधाएं होती है। पानी में आप देख ही सकते हो, जहाज पानी में ठहरते हैं, वहाँ पर कितनी ही सुविधा होगी? थोड़ी बहुत सुविधा होगी,
और नगर जैसी सुविधाएं नहीं होती है। सही बात है, क्योंकि पानी में है ये बंदरगाह, मतलब बंदरगाह जहाज जहाँ ठहरते हैं पानी में ही ठहरते हैं। जहाज का आने जाने का स्थान कहाँ आता है, पानी में ही होता है। विश्राम कहाँ करते हैं, पानी में ही करते हैं, मतलब कि किनारे पर। तो वो क्या होता है, वहाँ पर नॉर्मली सुविधा होगी और नगर जैसी सुविधा नहीं होती है। अब पत्तन की बात आती है, पतन में नगर जैसी सुविधाएं होती है। अब पतन में आपको पता है कि आपको ये मैंने बता दिया है कि पानी के जो छोड़ करके जो स्थलीय भाग है वहाँ पर माल लादा जाता है। अब वहाँ पर जब माल लादा जा रहा है तो वहाँ पर नगर जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों को ठहरने तथा माल की सुरक्षित रखने की सुविधाएं होती है, बिल्कुल होती है। तो पूरी की पूरी नगरीय सुविधाएं यहाँ पर पतन में होती है। तो ये हमने बंदरगाह और पतन में अंतर देख लिया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर बताना है। तो स्थानीय व्यापार का मतलब होता है देश के अंदर किया गया व्यापार स्थानीय व्यापार कहलाता है, और देश के बाहर किया जाने वाला अन्य देशों से व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाया जाता है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश व्यापार कर रहा है कर्नाटक से, तो ये क्या है, स्थानीय व्यापार है। और भारत जो व्यापार कर रहा है अफगानिस्तान से, नेपाल से, जापान से, अमेरिका से, रूस से, तो इनसे कर रहा है, मतलब अन्य देशों से कर रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। तो देखते हैं पहला बिंदु, यह देश के अंदर उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाता है, अर्थात देश के अंदर व्यापार किया जाता है स्थानीय व्यापार में। और यहाँ देश के बाहर व्यापार किया जाता है, देश के बाहर व्यापार किया जाता है। एक ही मुद्रा प्रणाली चलन होती है। अब देश के अंदर जब होगा व्यापार तो एक ही मुद्रा प्रणाली पर चलन होगी, और यहाँ पे अलग अलग मुद्राएं चलन में होती है, क्योंकि जब दूसरे देश से किया जाएगा तो अलग अलग मुद्राओं में किया जाएगा। जापान में किया जाएगा तो टका से, और वहीं अगर अमेरिका से किया जाएगा तो डॉलर से। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग मुद्राओं में होता है व्यापार। सरकार को किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता है। तो सरकार को क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर ही तो हो रहा है। और यहाँ पर अपने देश की सरकार को दूसरे देश की सरकारों से समझौता करना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, बिल्कुल करना पड़ता है, तब जाकर ही तो व्यापार होता है। श्रम और पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है। श्रम और पूंजी में क्या पाई जाती है, गतिशीलता पाई जाती है। और श्रम और पूंजी में गतिशीलता का अभाव होता है। श्रम और पूंजी में क्या होता है, गतिशीलता का अभाव होता है। तो हमने ये क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय का ये आखिरी क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान बताइए। ये विदेशी व्यापार आर्थिक विकास में कैसा योगदान रखता है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं। नंबर पहला पॉइंट, कृषि व उद्योग का विकास। भाई अगर विदेशी व्यापार करते तो आर्थिक विकास कैसे होता है, तो कृषि व उद्योग पर विकास। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कृषि व उद्योगों का विकास संभव हो सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कृषि व उद्योगों का विकास, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो कृषि व उद्योगों का विकास बिल्कुल संभव होगा, क्योंकि कृषि में हमें क्या उन्नत से उन्नत बीज मिलेंगे, उन्नत से उन्नत क्या मिलेंगे, उपकरण मिलेंगे। और उद्योग, बाहर की कंपनियां भारत में आएगी तो उद्योग लगाएगी, तो इससे क्या होगा, विकास होगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आधुनिक मशीनें व यंत्र आदि का आयात करके राष्ट्र में उद्योगों का विकास कर सकता है, जो अभी मैंने समझाया वो। कृषि क्षेत्र में भी कृषि के उपकरण, उर्वरक, उन्नत बीजों का आयात कर कृषि का विकास भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, अगर विदेशी व्यापार होगा तो हमारा कृषि व उद्योगों का विकास भी होगा ही होगा। कृषि में उन्नत उपकरण मिलेंगे, उन्नत उर्वरक मिलेगा, उन्नत बीज मिलेंगे। वहीं उद्योग, बाहर की कंपनियां आएगी, उद्योग लगाएंगे, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। अब दूसरी बात चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, विदेशी व्यापार करेंगे तो हमारे वस्तुओं के बदले हमें क्या मिलेगा, विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जिसका उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास में किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसर, इससे उद्योग एवं कृषि में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ता को लाभ मिलेगा, तो उपभोक्ता को लाभ क्यों नहीं मिलेगा, इससे बाजार में वस्तुओं की विविधता देखने को मिलती है। और जब बाजार में वस्तुओं की विविधता देखने को मिलती है तो क्या होता है, उनके जो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, और मार्केट में कंपटीशन हो जाता है तो हमें उचित मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो उपभोक्ता अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सकता है। और आगे देखेंगे, परिवहन व संचार साधनों का विकास। अगर बाहर की कंपनियां आएगी तो परिवहन
वह साधनों का विकास करेगी, संचार का विकास करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उद्योग लगाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही यातायात और संचार के साधनों की प्रगति हुई है। व्यापार से परिवहन व संचार साधनों का घनिष्ठ संबंध है। आयात निर्यात हेतु परिवहन व संचार साधनों की आवश्यकता पड़ती है। आयात निर्यात करते हैं तो हमें समय को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? संचार माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। सारी की सारी क्या है हो जाती है, फ़ोनों पे बात हो जाती है संचार साधनों से। और फिर जो समय, इससे क्या होता है? समय की बचत होती है। 1991 से पहले हमारे यहाँ पर विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए मना किया जाता था। क्योंकि हमें कुछ साल ही हुए थे अंग्रेजों से गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाने से। तो हुआ ये कि डरते थे भारतीय। तो लेकिन क्या है कि थोड़ी भारत में आर्थिक मंदी आ गई थी। भारत में ओनली 2 सप्ताह का राशन ही उपलब्ध था। 2 सप्ताह का राशन ही उपलब्ध था उस समय। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और जिसके बाद में अर्थशास्त्री थे कौन? अर्थशास्त्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। तो इनने बढ़िया सूझबूझ के साथ में विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया और उद्योग लगवाए। अर्थात 1991 से एलपीजी एक योजना ही। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। अर्थात एलपीजी मॉडल लेके आए और विदेशी कंपनियों को भारत में न्योता दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए भारत में विदेशी कंपनियां आए, जिससे कि स्थानीय लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले और आर्थिक विकास हो। तो श्रम विभाजन देखो, इससे श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है जो आर्थिक विकास का परिचायक है। तो बिल्कुल श्रम विभाजन का मतलब ये है कि भाई कोई लिखा पढ़ी का काम करेगा, और तो कोई है जो आयात निर्यात के माल को संभालेगा, और कोई है जो बोरियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, कोई ड्राइविंग करेगा। तो ये श्रम विभाजन हो गया था। इससे क्या हो गया था? अपने अपने काम की जिम्मेदारियां अपने अपने कंधे पर सभी ले लेते थे। तो ये हमने देख लिया विदेशी व्यापार का आर्थिक महत्व किस प्रकार से, और यहाँ से इस पार्ट को भी हम समाप्त करते हैं।